लानत है, वो क्या है? इस समय म्यू फेंग ने ठंडे तालाब से निकली भूत आत्मा को भी खोज लिया और तालाब में अन्य अधिक शक्तिशाली चीजें लग रही थी। भूत ठंडे तालाब के तल पर अधिक शक्तिशाली चीजों की रखवाली कर रहा था और तुरंत कांप उठा। लानत है, ये क्या है? हम बाहर नहीं निकल सकते। जियो यान ने म्यू फेंग को लिया और बाहर निकलने की ओर भागा, लेकिन वो असहाय था और बाहर नहीं निकल सका। ऐसा लग रहा था कि कुछ दरवाजे को अवरुद्ध कर रहा था और जियो यान को वापस लौटा दिया। फिर जियो यान केवल अजीब आग की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, लेकिन म्यू फेंग की आवाज से आकर्षित हो गया। ये भूत दुनिया में एक अनोखी बाधा है, मुझे इसे करने दो, म्यू फेंग ने कहा। आकाश और पृथ्वी अनंत है, ब्रह्मांड यिन और यांग है, खुला है। म्यू फेंग ने अपने हाथ में एक अजीब हाथ का निशान आजमाया और बोलने के बाद एक शक्तिशाली गति तुरंत फूट पड़ी। बैंग बैंग बैंग, 3 ध्वनियों की ध्वनि के साथ जियो यान ने यह भी पाया कि उन्हें रोकने वाला अवरोध ऊर्जा की ज्वार की लहर में बदल गया और हर जगह फैल गया, और फिर रुकने का समय नहीं था और गति चरम पर पहुंच गई। दोनों जल्दी से भाग गए और फिर म्यू फेंग के यिन्यांग कानून के प्रभाव में उनके आंकड़े भी अंधेरे में अस्पष्ट रूप से छिपे हुए थे, और यहां तक कि अगर उन्हें ध्यान से देखा गया तो वे नहीं मिल सके। रास्ते में वे कुछ काले भूतों को गश्त करते हुए स्थानों से गुजरे और भूत नहीं मिले, और वे दोनों हवा के झोंके की तरह थे। मास्टर, ठंडे पूल में वह चीज क्या है? जियो यान भी चौंक गया और वो स्पष्ट रूप से अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से कुछ जानता था। मैं आपको पहले ये बातें नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब जब मैंने इसका सामना किया है तो मुझे आपको बताना होगा कि जब ठंडे पूल की बात आती है तो भूत केवल एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और जैसा कि आपने उम्मीद की थी, वो ठंडा तालाब वास्तव में एक शक्तिशाली भूत से सील है। लेकिन वो सील क्यों गायब हो गई? मेरी धारणा के अनुसार पूल में सील किया गया भूत एक भूत सम्राट होना चाहिए। वो भूत दुनिया का मुख्य आधार है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। पौराणिक भूत दुनिया में भूतों की शक्ति सबसे कमजोर भूत सैनिकों से थोड़े मजबूत भूत सेनापति, भूत सुंदर, उसके बाद 10 गुना अधिक शक्तिशाली भूत, उसके बाद भूतों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली भूत सम्राट, और अंत में सबसे शक्तिशाली अमर भूत में विभाजित है। आज आपका सामना पौराणिक भूत आत्मा और भूत सम्राट से हुआ। यदि भूत सम्राट बाहर नहीं निकल सकता है तो आपकी स्थिति खतरे में है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, तुम क्यों स्तब्ध हो? मेरे साथ आओ। म्यू फेंग ने यह भी देखा कि जियो यान की गति धीमी हो गई थी और तुरंत कहा। बोलने के बाद उसकी गति में विस्फोट हो गया और वह अपने सामने सभी दिशाओं में एक मार्ग की ओर चल पड़ा। उसका पीछा करो। ये बच्चा यिन और यांग गपशप में कुशल है और वो भूत की दुनिया में भी जमीन पर चल सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज याओ यान के दिल में गूंज उठी। ठंडे तालाब के किनारे भूत भी तालाब में बड़े बुलबुले के साथ पानी की सतह को देख रहा था और उसे थोड़ा डर लगा। कोई वयस्क नहीं। सील की शक्ति पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। आपके स्वामी, इस तरह से जबरन सील तोड़ने से केवल स्रोत को नुकसान होगा। भूत ने सम्मानपूर्वक कहा। ठंडे तालाब में जीव थोड़ा विचार करते दिखे और फिर शांत हो गए। ठंड में भूत आत्मा कहा है। भूत आत्मा ने पत्थर के कमरे में भी गश्त की और कई कोमाटोज मनुष्यों को पाया और फिर संतुष्टि में चिल्लाया, भूत आत्मा, तुम बाहर क्यों आए? क्या तुम वयस्कों की रक्षा नहीं करना चाहते? मूल आकृति भी धीरे धीरे हांची के पास दिखाई दी। हाँ योहान, तुमने पूछने की हिम्मत की। इस जगह में इंसान कैसे घुस सकते हैं? भूत आत्मा के नाम से जानी जाने वाली आकृति ने भी गुस्से में कहा, इंसान, असंभव। हमारे अंतरिक्ष स्थानांतरण गठन ने गुप्त रूप से इन इंसानों को जमीन से स्थानांतरित किया और हमारे भूत दुनिया के लिए अद्वितीय परमानंद का उपयोग किया। भले ही 4 सितारा डू सम्राट शिखर मजबूत हो,
लेकिन उसके लिए थोड़े समय में जागना असंभव है। यूक्वान गुइलिंग ने इनकार किया। यूक्वान, तुमने अपने स्वामी को नाराज किया है। वे दो इंसान न केवल यहां आए, बल्कि हांची का भी पता लगाया। तुम्हारे स्वामी की रुकावट के कारण वे सफल नहीं हुए। हालांकि उनके हमले ने वयस्कों को भी नाराज कर दिया और सील को केवल अग्रिम रूप से ही ले जाया जा सकता है। भूत आत्मा ने गंभीरता से कहा, रिपोर्ट सर, तियानजी कमरे में स्थानांतरित किए गए 2 इंसान फिर से गायब हो गए हैं। एक भूत सैनिक भी धीरे धीरे दिखाई दिया। बेकार, बर्बाद, बर्बाद। यूक्वान भूत आत्मा भी गुस्से में थी। हैं, यूक्वान ने आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। आप ऐसी तुच्छ चीजें अच्छी तरह से नहीं कर सकते अगर वयस्कों को इसके बारे में पता चले। गुई मेई गुइलिंग ने भी कहा, बहुत देर हो चुकी है, इसे यहां उजागर किया जाना चाहिए। जल्दी से इन मनुष्यों को पूल में फेंक दो ताकि वयस्कों को सील तोड़ने में मदद मिल सके। यूक्वान ने भी स्पष्ट रूप से कहा, यूक्वान, तुम वयस्कों की वर्तमान स्थिति में भी सील तोड़ने के लिए 100 मनुष्यों के खून की आवश्यकता होती है। अब तो 46 है। क्या ये? भूतिया भूत आत्मा ने आश्चर्य से कहा, मनुष्यों को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी है और यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप बदल जाएंगे। एकांत झरने के भूत ने भी कहा, सर, चीजें बदल गई हैं और अब मुझे आपको सील तोड़ने में मदद करनी है। यूक्वान ने सम्मानपूर्वक हांची से कहा और फिर शून्य की हथेली लहराई और उन सोए हुए मनुष्यों को भी एक एक करके पूल के अंदर फेंक दिया गया। गुलू गुलू। इन मनुष्यों के इनपुट के साथ पूल में डालते ही ये खून के एक पूल में बदल गया और पूल में एक के बाद एक खून के बुलबुले थे। साथ ही ठंडे तालाब के चारों ओर सुनहरी रेखाओं का एक घेरा है जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करता है, जो तालाब में काली गैस के साथ एक तीव्र विपरीतता बनाता है। एक स्वर्ण और एक काला लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और जैसे जैसे पूल में फेंके गए मनुष्यों की मात्रा बढ़ती जा रही है, काली गैस धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश को दबाने के लिए गति प्राप्त कर रही है। जियाओ यान और म्यूफेंग रास्ते में तिब्बत में छिपते रहे कई शक्तिशाली भूतों से बचते हुए। ये सब म्यूफेंग की जादुई यिन और यांग गपशप के कारण है, अन्यथा दोनों इतने सहज नहीं हो पाते। जियाओ यान को भी म्यूफेंग की नई समझ है। वह क्या है? जियाओ यान ने सही और गलत की जगह से भागने के लिए म्यूफेंग का पीछा किया, लेकिन जब वो निकास तक पहुंचने वाला था तो उसने एक अस्पष्ट आकृति देखी। म्यूफेंग, कृपया रुकें, ये एक व्यक्ति लगता है। जियाओ यान की आवाज ने भी म्यूफेंग को आकर्षित किया। ये जगह पहले से ही निकास के बहुत करीब है। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को भी यहां लाया गया है। म्यूफेंग ने भी सोचा, जाओ। जियाओ यान ने भी सीधे आकृति को उठाया और निकास की ओर चल दिया। कुछ मिनटों के बाद उन दोनों ने रोशनी वाली एक जगह देखी और वो एक निकास था। इसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। गति चरम पर पहुंच गई और तुरंत निकास पर पहुंच गए। जैसे ही वे निकास पर पहुंचे, तेज रोशनी ने उन्हें अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। थोड़ी देर के लिए इसकी आदत पड़ने के बाद उन दोनों ने पाया कि निकास वास्तव में उस रास्ते पर था जो उन्होंने नौका से लिया था और टेस्ट प्लाजा की ओर बढ़ गया था। यह सिर्फ इतना है कि यह रास्ता घनी तरह से वितरित है, इसलिए आम लोगों के लिए इसे खोजना मुश्किल है। इस मामले की सूचना तुरंत मुख्य कार्यकारी को दी जानी चाहिए। दोनों ने एक साथ कहा। बोलने के बाद वे दोनों भी सुस्त हो गए। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूं। और फिर वे हंसे। दोनों एक साथ वू जियांग के निवास की ओर चले गए और जियो यान के हाथों में व्यक्ति को जागृति का एहसास हुआ। दोनों वुजियांग के प्रभारी व्यक्ति के निवास की ओर चले गए और जियाओ यान के हाथ में आकृति भी ऐसी दिख रही थी जैसे वो जागने वाला हो। आकृति भी कोमा में है। मिस्टर वू, क्या आप वहां हैं? जियाओ यान ने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उठाया और म्यू फेंग ने उसका पीछा किया और जोर से खटखटाया। कमरे में
वू जियांग भी कुछ प्राचीन पुस्तकों को देख रहा था जब उसने अचानक सुना कि उसका दरवाजा इतनी जोर से खटखटाया गया था, तो वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। जाहिर तौर पर थोड़ा गुस्सा था। आखिरकार वू जियांग इन दिनों वास्तव में व्यस्त है। पहले 60 से अधिक लोग गायब हो गए, जो उसके लिए पर्याप्त है। फिर आज उसे जुआनटिन संप्रदाय से एक आदेश मिला और परीक्षण शुरू होने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन लापता लोगों को अभी तक हल नहीं किया गया है। एक बार जब परीक्षण शुरू हो जाते हैं और ऊपर के लोगों को पता चलता है कि लोगों की संख्या गलत है, तो उसका भाग्य। ये कौन है? वू जियांग ने भी अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और दरवाजा खोलने चला गया। जियांग युआन, वू जियांग ने जियाओ यान के हाथ में आकृति देखकर गरजती आवाज में कहा, चाचा वू, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। यहां बहुत से लोग हैं। जियाओ यान ने भी कहा। जब चाचा वू ने जियाओ यान के शरीर पर आकृति देखी, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसकी आंखें थोड़ी सुस्त हो गई। अच्छा अच्छा, जल्दी से अंदर आओ। वू जियांग ने भी जल्दी से कहा। जियाओ यान और म्यू फेंग को अंदर जाने दिया और बाहर देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और फिर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हो रहा है? वू जियांग ने दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद गहरी आवाज में कहा, सच बताओ तो चाचा शी ऐसे ही है। हम कल रात अपने कमरे में आराम कर रहे थे और हम लेटने वाले थे। फिर जब आंखें काली हो गई तो हम एक काले स्थान में दिखाई दिए। जियाओ यान ने भी देखा कि म्यू फेंग थोड़ा कमजोर था और कहा, यह कैसे संभव है? वो जियांग भी शब्दों को सुनकर चौंक गया। हालांकि ये उनकी साइट नहीं है और साइट उधार ली गई थी। जिस जगह पर ये नए लोग रहते हैं, उसका भी उसने निरीक्षण किया है और उनके आने से पहले कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये वास्तव में रू जियाओ यान ने कहा है, तो यहां समस्या बड़ी है। जियाओ यान, तुम जारी रखो। वू जियांग ने भी जारी रखा। फिर जब मैं कल रात अपने कमरे में आराम करने जा रहा था, तो अंधेरा होते ही मैं उस रहस्यमयी अंधेरे रास्ते पर चला गया। जब मैं पहली बार उस रास्ते पर गया, तो मुझे अपने शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और मुझे बहुत नींद आने लगी। लेकिन सौभाग्य से मेरे प्रयासों से वो भावना दब गई, इसलिए मैं दुश्मन से हार नहीं पाया। (1.1Z.C) फिर कुछ भयानक और खौफनाक आकृतियां थी, जिन्होंने हमारे बेहोश लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, जैसे कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे हों। और वो मार्ग सभी दिशाओं में फैला हुआ है और कई रास्ते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आप खो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्ग में एक अगोचर ठंडा तालाब है। वो ठंडा तालाब कुछ शक्तिशाली जीवों को बंद करता हुआ प्रतीत होता है। म्यू फेंग और मैंने भी हमला किया, लेकिन हम उसमें मौजूद शक्तिशाली जीवों से चौंक गए और हम किस्मत से बच गए। बाहर आओ। जियाओ यान ने भी एक एक करके सब कुछ बताया। आखिरकार ये सैकड़ों लोगों की सुरक्षा के बारे में है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। और उस पर जो आदमी था, वो वही था जिसका सामना हमें भागने के रास्ते में हुआ था। जियाओ यान की आवाज धीमी थी, लेकिन ये वो जियांग के दिल में एक विशाल गड़गड़ाहट की तरह लगी। बोलने के बाद उसने उस व्यक्ति को अपने ऊपर रख लिया और वू जियांग भी उसकी मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। लानत है, ये वास्तव में एक भूत है। भूत क्यूई को शरीर में पहुंचाना बहुत मुश्किल है। वू जियांग, जो एक बहुत बड़ा योद्धा था, ने धीरे से जियांग युआन के शरीर की जांच की और फिर जियांग युआन के शरीर पर काली क्यूई को बुरी तरह से घूरा। अरे, इस बार यह वास्तव में मेरी लापरवाही थी। मुझे इतनी बड़ी परेशानी की उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर वो जियांग ने भी आह भरी। चाचा वू, अब खुद को दोष देने का समय नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता उन नए लोगों को बचाना है जो मार्ग में बेहोश है, अन्यथा बाद में चीजें बदल जाएंगी। और मुझे लगता है कि मार्ग में उन प्राणियों की आभा भयानक और खौफनाक है। वे मनुष्य नहीं, बल्कि भूतों की दुनिया में भूत है।
वे इतने सारे लोगों को चुपचाप ले गए, इसलिए इसका ठंडे पूल में मौजूद चीजों से कुछ लेना देना होना चाहिए। म्यू फेंग ने भी अधीरता से कहा, तुम जिस प्रवेश द्वार से भागे हो वो कहाँ है? मुझे दिखाने ले चलो। वू जियांग ने भी सतर्कता से कहा, इस मामले का महत्व उससे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि मामला खत्म हो गया है, लेकिन कम से कम इसे ठीक करने का एक मौका अभी भी है। जाओ। वू जियांग के बोलने के बाद वे तीनों पगडंडी की ओर चल पड़े। अरे, ये अजीब है, हम अभी यहां से निकले हैं, अब कोई निकास क्यों नहीं है? म्यू फेंग भी सबसे पहले बोला। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाली नजर थी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये यहां है? वू जियांग ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये वास्तव में यहां है, लेकिन मुझे नहीं पता कि निकास कैसे गायब हो गया। जियो यान ने भी इस समय खुद से कहा। वे दोनों पहले भी यहां से बाहर आ चुके हैं। बिना किसी कारण के निकास कैसे गायब हो सकता है? मैं इसे आजमाऊंगा। म्यू फेंग के बोलने के बाद उसने भी सूत्र पढ़ा। कियान कुन वूजी, यिन और यांग गपशप, धर्म की आंखें खुली। बोलने के बाद म्यू फेंग के माथे पर उसकी आंखों के बीच एक उभरी हुई आंख धीरे धीरे दिखाई दी। जिस समय म्यू फेंग ने जादू किया, वो जियांग उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने कहा तो उसने उसे वापस ले लिया। वो ये भी पता लगाना चाहता था कि क्या हो रहा है। अन्य बातों के लिए एक 10 वर्षीय दूधिया आवाज वाला बच्चा भी हर दिन इस पगडंडी पर खेलता है। तुम फिर से यहां हो। तुम क्या कर रहे हो? ये वो सड़क है जिसे हमने आखिरकार बनाया है। क्या तुम इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे की दूधिया आवाज कई लोगों के कानों में भी आई। फिर बच्चा गुस्से में भाग गया और जियाओ यान और उन तीनों पर उंगलियां उठाई। मैंने अपनी मां से पहले ही कहा था कि यहां अपना इलाका न ले, लेकिन मेरी मां नहीं सुनती। अब तुम बेहतर हो। तुम हमारे इलाके पर कब्जा करो और उस बारे में बात मत करो। बोलने के बाद उसने उन तीनों को क्रूरता से देखा। हम यहां से बस गुजरे हैं, कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। चलो चलते हैं। वो जियांग ने भी जियाओ यान को आंख मारी और कहा, जब तुम फिर से आओगे तो मैं अपनी मां को बता दूंगा। बच्चे ने भी लगातार कहा। जियाओ यान के तीनों ने भी पगडंडी छोड़ दी और वू जियांग के निवास की ओर चल पड़े। कैसा है म्यू फेंग? वू जियांग ने भी पूछा। चाचा, ये बहुत अजीब है। भले ही मैंने देखने के लिए अपनी आंखें खोली हों, लेकिन जिस निकास से जियाओ यान और मैं निकले थे, वहां कोई समस्या नहीं थी। जैसे कि वहां पहले से ही जमीन का ढेर था और कोई निकास नहीं था। म्यू फेंग ने भी संदेह से कहा, यिन और यांग गपशप की तकनीक कभी इस तरह से प्रकट नहीं हुई है, तो इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि जिस निकास से वे बाहर निकले थे वो हवा में गायब हो गया है। ये कैसे संभव है? चाचा, वो उस बच्चे को क्या हुआ? जियो यान ने भी देखा कि चाचा वो बच्चे के प्रति बहुत विनम्र थे। ठीक है, वो बच्चा इस जगह के सुजैन का बेटा है, इसलिए इस मामले पर लंबे समय तक चर्चा होनी चाहिए। नीचे जाओ। आज 5वीं श्रेणी की प्रतिभाएं भी बाहर आ रही है। तुम जाकर देखो, आखिरकार चयन कल शुरू होगा। तुम बस अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करो और चुनाव में भाग लो। हम इस मामले को संभालेंगे। इस परीक्षण के लिए पुरस्कार भी काफी समृद्ध है। वू जियांग ने भी कहा। हां। ये सुनकर वे दोनों भी चले गए। जियांग युआन इतने भारी भूत से कैसे पीड़ित हो सकता है? और मार्ग का निकास हवा में कैसे गायब हो गया? क्या यह हो सकता है कि जियो यान और अन्य लोगों ने कहा कि ठंडे तालाब में भूत है? बोलने के बाद वू जियांग ने एक पत्र निकाला, कुछ शब्द लिखे और अंतरिक्ष को चीरते हुए अंदर उड़ गया। पत्र पर अर्जेंट शब्द लिखा है। एक शानदार हॉल के सामने लाल लबादा पहने एक आदमी आराम से चाय और शराब पी रहा था, जब उसने अचानक शून्य को हिंसक रूप से हिलते हुए देखा और फिर अर्जेंट शब्द वाला एक लिफाफा दिखाई दिया। उसके हाथ की एक लहर के साथ लिफाफा खोला गया और लाल लबादा पहने आदमी के सामने कई विशिष्ट टाइपिंग दिखाई दी।
होंगशान में एक शक्तिशाली भूत लगता है, कृपया मदद मांगे। इस पर्वत का नाम होंगशान है और ये कहना अजीब है कि सामान्य पर्वत श्रृंखलाओं में मिट्टी का रंग ज्यादातर भूरा या काला होता है, लेकिन इस पर्वत की मिट्टी वास्तव में पूरी तरह लाल है और ये आश्चर्यजनक रूप से लाल है, मानव रक्त की तरह लाल रंग की। ये नाम है। होंगशान एक छोटी पर्वत श्रृंखला है जो जुआनतियान के बाहरी इलाके में स्थित है। हालांकि ये जुआनतियान के असली पहाड़ों की तुलना में निस्संदेह महत्वहीन है, लेकिन होंगशान की भौगोलिक स्थिति बेहतर है। ये सबसे अच्छी जगह है, इसलिए जुआनतियान सैन और उसके होंगशान के भीतर के संप्रदाय ने हर साल कुछ समय लेने के लिए सहमति व्यक्त की। नए लोगों को आकर्षित करने के लिए होंगशान को एक गढ़ के रूप में इस्तेमाल किया और बदले में जुआन सैंटियन भी देगा। होंगशान में संप्रदायों के पास कुछ कमजोर खेती के संसाधन नहीं है। होंगशान के भीतर होंगू नाम का एक मजबूत संप्रदाय है। हालांकि आम लोगों को नहीं पता कि वे इसे इस तरह क्यों कहते हैं। ये लाल घाटी भी जुआन संसान की परिधि में एक मजबूत संप्रदाय है। भले ही इसका अधिपति केवल एक महिला है, लेकिन उसकी खेती इतनी मजबूत है कि इसमें 6 सितारा डू सम्राट की शक्ति है। उच्च, इसलिए भले ही अनगिनत लोगों ने इस पर्वत श्रृंखला को चाहा हो, उन्हें 6 सितारा डू सम्राट के दबाव में हार माननी पड़ी। इसलिए लाल घाटी कुछ वर्षों तक शांत रही। लाल पहाड़ों में लांग्या में कई इमारतें हैं और कोई साधारण और बदसूरत इमारतें नहीं हैं। उनमें से अधिकांश अद्वितीय आकार और काफी असाधारण इमारतों वाली है। इसके लिए पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होती है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस लाल घाटी की विरासत कमजोर नहीं है। इमारतें ज्यादातर पर्वत श्रृंखला के आधे हिस्से पर केंद्रित है। होंगू की सभी इमारतें पहाड़ के आधे हिस्से से घिरी हुई है। उन्हें होंगू के लोगों द्वारा ऊपरी और निचली मंजिलों में विभाजित किया गया है। अब वे ऊपरी मंजिल पर होंगू में रहने वाले आदिवासी निवासी हैं, जबकि निचली मंजिल वो जगह है जहां होंगू में लोग रहते हैं। चयन में भाग लेने आए नए लोगों ने भी दोनों पक्षों का अभिवादन किया, इसलिए ऊपरी और निचली मंजिलों पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया। ऊपरी मंजिल में एक शांत कमरे में धीरे धीरे अंधेरे की लपटें जल रही थी। लपटें आश्चर्यजनक रूप से अंधेरी और भयानक थी, जिससे लोगों को बुराई का आभास हो रहा था। इस अंधेरे के धीरे धीरे बदलते स्वरूप को करीब से देखने पर एकांत झरने में काफी भूत दिखाई दे रहे थे, जिसका सामना जियाओ यान और अन्य लोगों ने हची में किया था। युक्वान, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कमरे में एक महिला की स्पष्ट आवाज भी धीरे धीरे सुनाई दी। महिला ने एक सादी स्कर्ट पहनी हुई है और उसके लंबे बाल एक नाजुक हेयरपिन में बंधे हुए हैं। हालांकि वो थोड़ी बूढ़ी है, लेकिन वो अपनी सुंदर उपस्थिति को छिपा नहीं सकती। अरे, कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहां सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि हमारे सहयोग में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग भाग गए। क्या योजना पहले से ही पूरी हो जाएगी? युक्वान ने भी चुपके से कहा। हालांकि इस महिला ने उनकी भूत दुनिया से अनुरोध किया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ठंडे पूल में वयस्कों की सील नहीं हटाई गई है और वो उनकी विरोधी नहीं है, इसलिए वो केवल सम्मान कर सकती है। हालांकि उनकी भूत दुनिया में लोगों का भाग जाना उनकी गलती थी, लेकिन उनकी भूत दुनिया में कोई न्याय नहीं है और उनके शब्द उनकी मुट्ठी की ताकत पर आधारित है। क्या तुम क्या कर रहे हो? महिला भी गुस्से में थी। वो इस लाल घाटी की मालकिन है और उसका नाम होंगे है। भूत दुनिया में नए लोगों को चुपके से भगाने की छोटी छोटी तरकीबों से वो वाकिफ है। इसका कारण यह है कि उसका भूत दुनिया के साथ कुछ अज्ञात सहयोग है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि थोड़ा अविश्वसनीय है। ये तो कहना ही क्या कि अब कोई भाग गया है। अगर भागा हुआ व्यक्ति ये कह दे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भूत की दुनिया के लोग वाकई काम करने में असफल हो गए। ये छोटी सी बात भी गलत हो सकती है। जब हमने पहले ही सहयोग किया था तो आपने भूत की दुनिया की गारंटी कैसे दे दी? होंगे ने भी गुस्से में कहा।
पहले चयन में भाग लेने वाला हर नया भर्ती गायब हो जाता था, लेकिन होंगे की पृष्ठभूमि में ज़ुआनटिन सैंटे में कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने बहुत ध्यान दिया और शांत हो गया। इस बार इतने सारे लोगों का गायब होना ज़ुआनटिन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। यह भी एक असहाय बात है। इस बार हमारे वयस्क सील तोड़ देंगे। पिछली सारी तैयारियां इसी बार के लिए थी। यूक्वान ने भी अनिच्छा से कहा, बेतुका, इस बार तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो। मैं कैसे टालमटोल कर सकता हूं? होंगे ने भी गुस्से में कहा, है, इस बार पूरा होने के बाद तुमने जो मांगा था वह भी पूरा हो जाएगा। क्या तुम अभी भी इस जुआन सैंटिन से डरते हो? यह देखकर यूक्वान ने जल्दी से कहा, आखिरकार वो अभी भी इस लाल पत्ते से अपना चेहरा नहीं फाड़ सकता। होंगे ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैं देखता हूं। कल परीक्षण शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे आशा है कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, अन्यथा। होंगे का निहितार्थ भी बहुत स्पष्ट है। अगर वे भूत की दुनिया में होंगे से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं करते हैं तो परिणाम काफी गंभीर होंगे। हां, इतना कहने के बाद यूक्वान एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था और फिर काले धुएं के गुबार में बदल गया और ठंडे पूल में वापस आ गया। यूक्वान के जाने को देखते हुए होंगे भी एक अप्राप्य आभा से नरम हो गया, एक छोटी महिला में बदल गया। धीरे से कमरे में किताबों की अलमारी के पास चला गया, किताबों में से एक को पलट दिया और फिर एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। गुलैंग, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हारे बिना दुनिया का क्या मतलब है? जब तुम जागोगे तो हम उड़ जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा है या नहीं? होंगे ने कहा कि अनजाने में आंसू भी गिर गए। उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की और होंगे ने तुरंत सफेद साटन में लिपटे एक व्यक्ति को गले लगा लिया, जैसे कि वह मम्मी हो। भगवान, आप! कोई पहले हमारे प्रवेश द्वार की जांच करने के लिए पगडंडी पर आया था। हमारे घूमने की वजह से हमें नहीं पाया गया। हो सकता है कि हमने खुद को यहां उजागर कर दिया हो। क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? एक काले भूत ने भी कहा। ठीक है, आपने अच्छा काम किया। पैकअप करें। जो कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता है वो नष्ट हो गया है। मैं कल जाने वाला हूं। यूक्वान ने भी कुछ कहा और फिर बीच में ठंडे पूल के पत्थर के कमरे की ओर चल दिया। कैसा चल रहा है? यूक्वान ने ठंडे तालाब के किनारे एक छाया से भी पूछा। ये लगभग समय है। आपके भगवान ने इन मनुष्यों के खून को अवशोषित कर लिया है और उनकी ताकत 10 में से 9 वापस आ गई है। सील टूटने में बस समय की बात है। भूतिया भूत ने कहा, अगला कदम चुपचाप इंतजार करना है। मैं इस बार नए लोगों के चयन का वास्तव में इंतजार कर रहा हूं। ये कहते हुए यूक्वान ने लालच से अपना मुंह खोला। ठंडे तालाब में मूल रूप से गहरे भूरे रंग का पानी लंबे समय से चमकीले लाल रक्त के पानी में बदल गया है। भारी रक्त आभा पत्थर के कमरे में व्याप्त है और तालाब ऐसे गड़गड़ा रहा है जैसे कुछ दिखाई देने वाला है। मुफेंग, अब तुम कहां जा रहे हो? जियो यान को भी मुफेंग ने खींच लिया और उलझन में पूछा। आज वो दिन है जब 5वीं श्रेणी की प्रतिभा की घोषणा की जाती है और ये वो दिन भी है जब परीक्षणों के नियमों की घोषणा की जाती है। चलो अब जाकर देखते हैं। मुफेंग ने भी कहा। जब जियाओ यान ने यह सुना तो उसे यह भी याद आया कि आज ही वो दिन था जब 5वीं श्रेणी की प्रतिभा की घोषणा की गई थी और ये वो दिन भी था जब चयन प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा की गई थी। वो तुरंत म्यूफेंग का पीछा करते हुए चौक की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो चौक पर पहुंचा, जियाओ यान ने पाया कि भीड़ इतनी अधिक थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चौक के ऊपर एक अतिरिक्त अटारी थी। हालांकि ये एक लग्जरी नहीं थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आधी रात को ही बनाई गई थी। ये 5वीं की घोषणा के लिए होना चाहिए प्रतिभा और ट्रायआउट नियमों की प्रतीक्षा करें। 5वीं स्तरीय प्रतिभा की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी प्रतिभाओं का मूल्यांकन कर सकता हूं। मैंने सुना है कि प्रथम श्रेणी की प्रतिभा सबसे खराब है और 5वीं श्रेणी की प्रतिभा सबसे मजबूत है। ये अफवाह है कि अगर इसे 5वीं श्रेणी की प्रतिभा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है तो इन 9 सुपर संप्रदायों के दरवाजे में एक पैर पहले ही रखा जा चुका है। आखिरकार मैंने सुना है कि इन गढ़ों में से प्रत्येक में 5वीं श्रेणी की प्रतिभा के रूप में बहुत कम लोग हैं। जब तक मुझे दूसरी श्रेणी की प्रतिभा के रूप में दर्जा दिया जा सकता है तब तक मैं संतुष्ट रहूंगा। आसपास से फुसफुसाहट आती रही। जियाओ यान, यहां। जैसे ही जियाओ यान और म्यू फेंग ने जल्दी से देखने के लिए जगह ढूंढी, यूरू की आवाज भी जियाओ यान के कानों में पड़ी। ये सुनकर जियाओ यान और म्यू फेंग भी उस ओर झुक गए जहां यूएरू थी। मैं दोपहर को तुम्हें खोजने क्यों नहीं गई? मुझे लगा कि तुम पहले यहां हो। यूएरू ने भी थोड़ी शिकायत के साथ कहा। मुझे माफ करें, अंकल वू ने मुझसे कुछ मांगा था और ये खत्म हो गया। हम अभी यहां। म्यू फेंग ने भी चमकती आंखों से यूएरू को देखा और जियाओ यान ने अपना मुंह ढक लिया जैसे ही वो बोलने वाला था। यूएरू की बातों से जियाओ यान को भी पता चल गया कि यूएरू को अभी भी उसके कल रात गायब होने के बारे में पता नहीं है और ये वो शिशु ही था जिसने इसे छुपाया था। जियाओ यान ने तुरंत म्यू फेंग को छोड़ दिया और उसे जोर से आंख मारी। म्यू फेंग भी समझ गया, यूरू को देखकर मुस्कुराया और कहा, नमस्ते मिस यू, मैं जियाओ यान का दोस्त हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। बोलने के बाद उसने यूएरू की ओर हाथ बढ़ाया। यूएरू की आंखें थोड़ी हिली और फिर उसका जेड हाथ हिचकिचाया। वो स्पष्ट रूप से म्यू फेंग पर आभा से हैरान थी, जिसने ताओवादी लबादा पहना हुआ था, लेकिन वो आखिरकार जियाओ यान की दोस्त थी। शिष्टाचार के चलते उसने भी अपना जेड हाथ बढ़ाया और हल्के से कहा, नमस्ते, मैं यूएरू हूं। दोनों ने धीरे से हाथ मिलाया और फिर छोड़ दिया। जियाओ यान ने यह भी पाया कि यूएरू खुद के लिए बहुत उत्साही लग रही थी और फिर दूसरों के लिए भयानक रूप से ठंडी थी। फिर वो इन परेशान करने वाली चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहती थी और तब तक इंतजार करती रही जब तक वो शामिल नहीं हो गई। संप्रदाय के बाद ये धीरे धीरे फीका पड़ सकता है। यूएरू के शरीर पर सांसें चमकीले चांद की तरह शुद्ध है और म्यू फेंग का शरीर पूरे साल भूतों से निपटता रहा है और कुछ भूतों की भयानक और भयावह आभा को नष्ट करना मुश्किल है। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि यूएरू को अजीब लगता है। तीनों ने एक संक्षिप्त आदान प्रदान किया और फिर एक साथ चौक में ऊंची इमारत को देखा। चुप रहो, हम 5वीं श्रेणी की प्रतिभा की घोषणा करने जा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी अब एक ऊंची इमारत पर है, अपने हाथ में कुछ जेड स्लिप पकड़े हुए है और धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा है। बूढ़े की आवाज कमजोर लग रही थी, लेकिन उसमें विद्वेष के कारण ऊंची आवाज पूरे चौक में फैल गई। जब बूढ़े की आवाज चौक पर फैली तो मूल रूप से गुलजार रहने वाला चौक भी एक पल में शांत हो गया, एक के बाद एक घबराहट के साथ, और चौक के ऊपर ऊंची इमारतों की ओर देखने लगे। वे जानते हैं कि इस बूढ़े के हाथ में जेड की पर्ची उनके उपचार और यहां तक कि कल के चयन को भी निर्धारित करेगी। चौक पर आए ये नए लोग भी जानते हैं कि वे कब शांत होते हैं। अतीत में वे सभी अपने अपने शहरों या स्थानों में स्वर्ग पर गर्व करते थे, लेकिन अब जब ये लोग यहां एकत्र हुए हैं तो उनके पिछले लाभ समाप्त हो जाएंगे। अतीत में कुछ गर्व कम नहीं है और सबसे बड़े युवा स्वामी और छोटी राजकुमारी की समस्याओं को नियंत्रित करना होगा। आखिरकार जुआन संसान एक ऐसी जगह है जहां एक दुबका हुआ बाघ एक अजगर को छुपाता है। प्लेट अप। अगर युवा चील अपने पंख फैलाना चाहते हैं और ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो उन्हें बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वे उच्च पदस्थ परिवार के बेटे और राजकुमारियां हुआ करते थे और उनकी अपनी समस्याएं मिश्रित थी, लेकिन जुआनटियन में आने से ये समस्याएं बदल सकती है। यही कारण है कि जुआनटियन सैन जुआनलिंग महाद्वीप पर कुछ बड़ी और छोटी ताकतों के बीच इतना लोकप्रिय है। यहां
वे अंततः एक लंबे स्वागत के बाद जुआनटेन के बाहरी इलाके में आए, प्रतिभा परीक्षण पास किया और फिर सुपर संप्रदाय में शामिल होने के लिए अपनी रैंकिंग और पुरस्कार निर्धारित करने के लिए बाद के परीक्षणों में भाग लिया। वहां मौजूद हर कोई समझ गया कि जिस क्षण से इस प्रतिभा की घोषणा की गई थी, उनका भाग्य भी उनके अपने हाथों में था। हो सकता है कि वे पहले धरती के गौरवशाली पुत्र थे, लेकिन अब उनकी प्रतिभा, उनका अतीत पहले की तुलना में स्थिति गिर जाएगी। अब से सब कुछ केवल खुद पर भरोसा कर सकता है। यदि आप अधिक उन्नत युद्ध कौशल सीखने के लिए जुआनतियान सैंटिन के 9 सुपर संप्रदायों में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको कई चयनों से गुजरना होगा। क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, जुआनतियान सैन के स्थान पर प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक भयंकर होगी। वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं और अपनी ताकत में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि दूसरों की मान्यता और अधिक विशाल संसाधन जीत सकें। और इस सब की शुरुआत प्रतिभा का विभाजन है। निस्संदेह 5वें स्तरीय प्रतिभा विभाजित है। पहला स्तर सबसे कम है और 5वां स्तर सबसे ऊंचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले स्तर की प्रतिभाओं की उपलब्धियां कम होंगी और 5वें स्तर की प्रतिभाओं की भविष्य में उच्च उपलब्धियां होंगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग पहली शुरुआती लाइन पर जीत सकते हैं, वे निस्संदेह बहुत आगे हैं। चौक पर सन्नाटा देखकर हजारों आंखों वाले ऊंची इमारत के ऊपर बैठे बूढ़े आदमी ने भी जेड की पर्ची को थोड़ा खोला और फिर कहा, इस बार हमारे पास कुल 1000 लोग हैं, जिनका परीक्षण होंगशान गढ़ में किया गया है, और उनमें से 500 अन्य प्रतिभाएं, 300 तृतीय श्रेणी की प्रतिभाएं, 104 श्रेणी की प्रतिभाएं और 5वीं श्रेणी की प्रतिभाएं। कुल 9 लोग। इन शब्दों के साथ के चौक पर अचानक सन्नाटा छा गया। इस गढ़ में हजारों लोग हैं। ये हजारों लोग दुनिया भर के गौरवशाली लोग हैं। पिछले हजारों लोगों में से केवल 9 लोग 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुक हैं। ये देखने के लिए पर्याप्त है कि इन 5वीं श्रेणी की प्रतिभाओं में सोने की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक है। ये सुनकर जियाओ यान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने 10वें स्तर पर अपनी आत्मा शक्ति का परीक्षण किया, तो इन 3 दिनों में यह अत्यंत दुर्लभ था। इसलिए जियो यांग की राय में उसे 5वीं श्रेणी की प्रतिभा वाले नौसिखिए के रूप में दर्जा दिया जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़ा 9 लोग। मुझे नहीं पता कि बाकी 8 लोग कहां से हैं, म्यू फेंग ने भी फुसफुसाया, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से जियो यान से थोड़ा दबाव महसूस हुआ। तुम्हें पता है, म्यू फेंग हालांकि शुरुआती चरण में 4 सितारा डू सम्राट की ताकत यिनयांग गपशप के जादू के साथ मिलकर 4 सितारा डू सम्राट के बाद के चरण में पावर हाउस के खिलाफ डरने की कोई बात नहीं है। उसके ऐसा महसूस करने के केवल 2 कारण हैं। एक ये कि जियो यान की ताकत उससे ज्यादा मजबूत है, और दूसरा ये कि जियो यान में कुछ ऐसा है जो उसे धमका सकता है। हालांकि जियो यान की ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन म्यू फेंग की सावधान भावना के अनुसार वो 3 सितारा डू सम्राट का शिखर भी है। हालांकि वो 4 सितारा डू सम्राट से केवल 1 कदम दूर है, वो केवल 3 सितारा डू सम्राट है। तो इसका एक ही कारण है, इस जियाओ यान में जरूर कुछ शक्तिशाली होगा, जिससे म्यू फेंग को काफी जलन हो रही है। इस जियाओ यान के पास भी कुछ अज्ञात रहस्य है। अन्यथा जब वो भूत क्षेत्र में गया था, तो एक्सी की औषधीय शक्ति काफी शक्तिशाली थी। अगर उसके पास कुछ साधन नहीं होते, तो जियाओ यान को कहीं और लगाया गया होता। इसके अलावा ठंडी झील क्षेत्र में यह काफी शक्तिशाली था। ये जियाओ यान। म्यू फेंग ने भी अपने दिल में इसके बारे में सोचा। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने अभी अभी बोलना समाप्त किया। चौक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर ये जीवंत हो गया। चौक में लोग स्पष्ट रूप से इस बात पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे कि 5वीं श्रेणी की प्रतिभाएं किसकी है। 4थी श्रेणी की प्रतिभा वाले केवल 100 नए लोग हैं, और 4थी श्रेणी की प्रतिभा के रूप में मूल्यांकन किए जाने की 10वीं संभावना भी नहीं है।
भाई माँ का मूल्यांकन चौथी श्रेणी के प्रतिभाशाली नौसिखिए के रूप में किया जा सकता है और वो वास्तव में सम्मान का व्यक्ति है। भविष्य में हम आशा करते हैं कि भाई माँ 1 या 2 का ख्याल रखेंगे। जियाओ यान और उन तीनों के बगल में एक छोटा व्यक्ति कहता रहा, जाहिर है मेरे दिल में भी एक अच्छा अबेकस है। अभी तो परीक्षाएं भी शुरू नहीं हुई है। भले ही मैं अपनी चापलूसी करना जानता हूं, लेकिन इस व्यक्ति की थोड़ी बहुत चतुराई देखना ही काफी है। भाई माँ के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और फिर उदासीनता से बोला, यह सिर्फ एक चौथी श्रेणी का नवागंतुक है। भविष्य में हमें 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुक का दर्जा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उस समय हालांकि भाई माँ कहलाने वाला वो व्यक्ति बोलते समय अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका और जाहिर तौर पर दूसरों द्वारा चापलूसी किए जाने की भावना का आनंद ले रहा था। बोलते समय उसने जियाओ यान और उन तीनों पर एक निर्दयी नजर भी डाली। जब उसने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई तो उसने युएरू को देखा। भाई माँ ने उसे ध्यान से देखा। भले ही उसके आसपास कुछ अच्छी दिखने वाली महिलाएं थी, लेकिन युएरू की तुलना में वो स्वर्ग और पृथ्वी पर था। उसके बालों के साथ 3000 रेशम गिरे। उसकी आंखें थोड़ी हिली। उसकी आकर्षक मुस्कान और उसके संपूर्ण फिगर ने भाई माँ को मदहोश कर दिया। जियाओ यान ने भी भाई माँ के इस असामान्य व्यवहार को देखा और फिर अपना सिर घुमाया और थोड़ा मुस्कुराया। मुस्कान असाधारण रूप से अजीब लग रही थी। फिर भाई माँ ने भी महिला और जियाओ यान के असामान्य रवैये को देखा। भाई माँ की आंखों से वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि महिला के बगल में पुरुष की ताकत केवल 3 सितारा डू डी की चोटी थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। अरे, भाई माँ बाहर जाते हैं, ये सफलता की बात नहीं है। छोटे कद ने भी जारी रखा। छोटे स्थानों से उनके जैसे लोग, अगर उन्हें परीक्षण शुरू करने से पहले एक समर्थक नहीं मिलता है तो वे केवल प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। एक बार जब वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए जो इंतजार कर रहा है वो है वापसी, और ये जुआन 3 दिन भी अनुभव करने का अवसर खो देंगे। अगले मैं 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों की सूची की घोषणा करूंगा। जिसका भी नाम पढ़ा जाएगा वो अपना टोकन प्राप्त करने के लिए आगे आएगा। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने भी जल्दी में कहा। तुरंत चौक भी शांत हो गया। उनमें से हजारों लोग ये भी जानना चाहते थे कि किन 9 लोगों में ऐसी क्षमता है और उन्हें इन 5 स्तरीय प्रतिभा वाले नवागंतुकों के रूप में आंका गया है। झू झूकिंग, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। नाम बोलते ही चौक पर हलचल मच गई। इस समय एक सुंदर महिला भी हजारों की भीड़ से उड़कर ऊंची इमारत की ओर बढ़ी। तभी जियाओ यान और अन्य लोगों ने एक सुंदर महिला को देखा जिसने एक लंबी बर्फसफेद पोशाक और लंबी पोनीटेल पहनी हुई थी, जो एक दूसरे के साथ काफी खूबसूरती से मेल खा रही थी। सबसे खास बात यह थी कि महिला की कमर के चारों ओर एक लंबा कोड़ा था। लंबा चाबुक धीरे धीरे महिला की कमर के चारों ओर लपेटता है, जैसे पानी के सांप की कमर। एक बहुत शक्तिशाली बल। ये लंबा चाबुक निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे ही झू झूकिंग नामक महिला दिखाई दी, चौक में हलचल मच गई। मैंने सुना है कि ये महिला थोड़ी अद्भुत है। 4 स्टार डू सम्राट के मध्य चरण में अपनी ताकत के साथ उसने वास्तव में 4 स्टार डू सम्राट के अंतिम चरण में पावर हाउस को हरा दिया। ये सच नहीं है, और इस महिला का फिगर बहुत अच्छा है अगर कोई उसे खुश कर सकता है। आसपास रुक रुक कर आवाजें भी आ रही थी। जहां तक मुझे पता है, ये झू झूकिंग जुआन सैन के बहुत करीब एक जगह पर पैदा हुआ था और उसके पीछे की ताकतें काफी मजबूत है और वो लंबे चाबुक का इस्तेमाल करने में भी बहुत कुशल है। दुश्मन, यूरू ने भी धीरे से बात की। जियो यान ने भी शब्द सुनकर सिर हिलाया। जुआन सैंटिन के बहुत करीब से देखने से ही पता चल जाता है कि इस महिला के पीछे की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है और खेती के संसाधन भी युएरू और अन्य की तुलना में बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसी ताकत होना भी संभव है। आश्चर्य की बात नहीं है। तब बगल में मु फेंग स्पष्ट रूप से हैरान था।
इस तरह का रहस्य स्पष्ट रूप से केवल अंदरूनी लोगों को ही पता है। युएरू की उत्पत्ति क्या है? बस बोलना चाहता था, लेकिन रुकना पड़ा। आखिरकार मु फेंग की धारणा के आधार पर वो जानता था कि युएरू जानबूझकर उससे बच रही थी। महिला को नीचे के शोरगुल से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बूढ़े आदमी को थोड़ा सा झुकाया, फिर टोकन लिया और चौक के ऊपर खाली जगह पर वापस उड़ गई। हे वानक्सिया! पहले स्थान की शुरुआत में गति स्पष्ट रूप से तेज थी। जैसे ही आवाज गिरी, चड्डी पहने एक महिला भी ऊंची इमारत की ओर उड़ गई। जैसे ही ये महिला दिखाई दी, चौक पर और भी बड़ा शोर मच गया। सबके सामने एक महिला दिखाई दी, जिसके बाल छोटे थे और उसने चड्डी पहन रखी थी। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो छोटे बाल एक महिला और एक साधारण आदमी की तरह दिखेंगे, लेकिन चड्डी भी उसके फिगर को निखार रही थी। लिंगली जितना हो सकता था उतना आगे निकल गया। उत्तल स्थान उत्तल थे और अवतल स्थान अवतल थे, जिससे चौक के नीचे हर कोई भेड़िए की तरह चीख उठा। हम्फ! ये आदमी! हे वानक्सिया ने भी ऊंची इमारत के ऊपर खड़े होकर हल्के से कहा, तुम लड़की ऐसी ही हो। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने भी बेबसी से कहा, www.ukanshu.com पढ़ रहा है। क्या ये ट्रायल में भाग लेने के बारे में नहीं है? लंबी स्कर्ट में लड़ना कितना परेशानी भरा है। ये अभी भी अच्छा है। जल्दी करो, मुसीबत खत्म हो गई है। हे वानक्सिया ने स्पष्ट रूप से अधीरता से कहा। बोलने के बाद बूढ़े आदमी के पास स्याही नहीं थी और उसने टोकन है वानक्सिया को सौंप दिया, जो भी प्रकाश की धारा में बदल गया और चौक पर लौट आया। इस व्यक्ति का नाम वानक्सिया क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग जुआनटियन में एक निश्चित संप्रदाय का बुजुर्ग है, लेकिन उसकी अपनी प्रतिभा और ताकत कमजोर नहीं है। लेकिन यह है वानक्सिया बेहद जुझारू है। अगर वो उसे नाराज करता है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। यू रू भी बोल रहा था। सोंगचिंग, यी तियान, लीशिन, लूमिंग। इसके तुरंत बाद ऊंची इमारत के ऊपर वाले बूढ़े आदमी ने भी धीरे धीरे कुछ लोगों को पढ़ा, जिससे सभी में काफी हलचल मच गई। अब तक 5वीं श्रेणी की प्रतिभा वाले 6 नए लोगों की घोषणा की जा चुकी है। बिना किसी अपवाद के इन 6 लोगों में 4 सितारा डू डी के मध्य चरण की ताकत है। उसके बगल में खड़ा म्यू फेंग मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ये 6 लोग 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में थे और वो 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में ही था, लेकिन फिर भी वो उनमें से किसी से भी नहीं डरता था। अगले, मैं 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों में से शीर्ष 3 की घोषणा करूंगा। ऊंची इमारत के ऊपर वाला बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे बोला। ये सुनकर चौक पर मौजूद लोगों की पुतलियां भी सिकुड़ गई। ये 6 लोग पहले से ही 4 सितारा डू डी के मध्य चरण में हैं, इसलिए शीर्ष 3 की ताकत और भी भयानक होगी। 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों में तीसरा व्यक्ति, मू फेंग। ऊंची इमारत में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी धीरे से बोला। मू फेंग, जो जियो यान और युएरू के बगल में खड़ा था, जाहिर तौर पर बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, इसलिए वो बहुत हैरान नहीं हुआ और धीरे से ऊंची इमारत की ओर चला गया। ये व्यक्ति वास्तव में 5 प्रतिभाशाली नवागंतुकों में तीसरा है। मैं वास्तव में नहीं बता सकता। तुम किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिख सकते। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। आसपास कुछ ईर्ष्यालु आवाजें भी थी। जियो यान और युएरू ने भी एक ही समय में अपना सिर घुमाया। जियो यान को आश्चर्य नहीं हुआ कि मू फेंग इस मूल्यांकन को प्राप्त करने में सक्षम था। आखिरकार उसने और मू फेंग ने भूमिगत ठंडे पूल में लड़ाई की थी। हालांकि ये बहुत कम समय तक चला था, लेकिन वो जानता था कि मू फेंग इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। ताकत कमजोर नहीं होती। युएरू के लिए वो अधिक आश्चर्यचकित थी। ये लबादा पहने लड़का दरअसल 5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली नौसिखियों में तीसरा था, जिसने उसे वाकई हैरान कर दिया। जियाओ यान, थोड़ी देर के लिए बहुत हैरान मत हो। युएरू को म्यू फेंग की परवाह नहीं थी।
आखिरकार वो आज ही मिली थी, इसलिए उसने जियाओ यान की तरफ देखा और कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा मत सोचो कि युएरू सिर्फ 3 सितारा डू डी के शिखर की ताकत है, लेकिन माथे पर विरासत के रून की प्रशंसा उसके अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी की है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उसकी विरासत की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। ये तीसरा स्थान सिर्फ 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में एक बच्चा क्यों है? म्यू फेंग के प्रकट होने के साथ ही चौक में तेजतर्रार लोगों की कमी नहीं थी, जो म्यू फेंग की ताकत देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। चौथे स्तर की प्रतिभा वाले कुछ नौसिखियों में 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण की ताकत भी है। जहां तक 5वें स्तर की प्रतिभा प्राप्त करने वाले अन्य लोगों की बात है, वे सभी 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में मजबूत है। स्तर का पावर हाउस और 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों में शीर्ष 3 चौक पर हर कोई आश्चर्यचकित होने से नहीं बच सका। ये म्यू फेंग 5 प्रतिभाशाली नवागंतुकों में शीर्ष 3 के रूप में कैसे आंका जा सकता है, जिनके पास स्पष्ट रूप से 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में उनके समान ताकत है? ये विचार चौक पर कई लोगों के मन में भी था। चलो, अगर तुम अपने बच्चे पर आभा को ध्यान से महसूस नहीं करते हो, तो ये अधिक से अधिक भूत की तरह हो जाएगा। बूढ़ा आदमी भी धीरे से बोला। यह सुनकर म्यू फेंग भी मुस्कुराया। आखिरकार उसकी छोटी छोटी चालें इन लोगों से छिप नहीं सकती थी। चलो, भविष्य में भूतों से निपटने में सावधान रहना। बूढ़े आदमी के बोलने के बाद म्यू फेंग वापस आ गया। म्यू फेंग भी जियाओ यान और बाकी लोगों के पास वापस आ गया। जाहिर है कि जो अभी हुआ वो नहीं हुआ। जियाओ यान और युएरू की तुलना करना भी काफी हैरान करने वाला है। उनके साथ आए कुछ लोग अब हर जगह बिखर गए हैं। जब वे यहां आते हैं तो उन्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, इसलिए वे बहुत पहले ही गिरोह बनाने चले गए हैं। केवल युएरू और जियाओ यान और दूसरा नहीं गया, भले ही इस म्यू फेंग को शीर्ष 3 में से एक माना जाता था। फिर भी वो जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया, जो ये देखने के लिए पर्याप्त था कि वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो दोस्त बना सकता था। तुम क्या सोचते हो? चौक पर एक खूबसूरत महिला थी, जिसने लंबी बर्फसफेद पोशाक और लंबी पोनीटेल पहनी हुई थी, जो एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से मेल खाती थी। मेरी राय में, हालांकि ये व्यक्ति थोड़ा कमजोर है, उसके शरीर पर फीकी आभा से पता चलता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध से गुजरा है, और वो उन साधारण बेटों से अलग है जो जीवन के लिए लालची और मृत्यु से डरते हैं। हे वानक्स्या ने भी कहा। ओ, सच में? झू झूकिंग ने शब्द सुने और उसकी कमर के चारों ओर धीरे धीरे लपेटा गया लंबा कोड़ा भी रस्सी की तरह उसके हाथ में दिखाई दिया। मैंने सुना है कि इस बार शीर्ष 3 लोग थोड़े अजीब हैं और विवरण गुप्त है। मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन ये परीक्षण इस प्रतिभा से संबंधित है। सोंग चेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वो इस समय यहां खड़ा हो सकता है। 6 को 5वीं श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुकों के रूप में दर्जा दिया गया है। ओह, सोंग चेंग, आपको ये जानकारी कहां से मिली? यी तियान ने असमंजस में पूछा। यहां खड़े होने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उनकी संबंधित प्रतिभा और ताकत कमजोर नहीं है, इसलिए यह संभव है कि वे दोस्त बनाने की पूरी कोशिश करें। स्वाभाविक रूप से मैंने इसे पाने के लिए बहुत पैसा दिया। सोंग चेंग ने यह भी कहा कि वो भी काफी व्यथित था। बड़ी कीमत खर्च की गई थी, लेकिन प्राप्त जानकारी इतनी अस्पष्ट थी जिसने सोंग चेंग को भी काफी व्यथित कर दिया। मैंने लंबे समय से सुना है कि भाई सोंग चेंग ने प्रत्यक्ष खुफिया जानकारी जुटाने में महारत हासिल कर ली है, और आज जब मैं इसे देखता हूं तो यह सच है। ली शिन भी हंसा। मुझे नहीं पता कि इस बार पहला या दूसरा नाम कौन होगा, लुओ मिंग ने भी कहा। लुओ मिंग की आवाज के गिरने के साथ ही 6 लोगों की निगाहें भी ऊंची इमारत पर टिक गई, क्योंकि बूढ़ा आदमी भी दूसरे स्थान को पढ़ने लगा। 5वें स्तर का प्रतिभाशाली बदमाश दूसरा है, युएरू। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया। जाहिर है,
इस साल के शीर्ष 3 पिछले वर्षों से कुछ अलग है। जेड स्लिप के ऊपर दूसरे युएरू के पीछे कुछ लड़के हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे नहीं पढ़ा। जब युएरू ने यह सुना तो वो भी जियाओ यान को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर ऊंची इमारत के शीर्ष पर उड़ गई। मैंने सीनियर को देखा है, यूरू ने सम्मानपूर्वक कहा। हे, उठो, ये बूढ़ा आदमी इतना बड़ा उपहार सहन नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने भी प्रसन्नतापूर्वक कहा। चौक के ऊपर के लोगों ने युएरू की पीठ से लटकते हुए 3000 रेशम देखे, जो हवा के झोंके में विशेष रूप से हिल रहे थे। उसके पतले फिगर और सुंदर आवाज के अलावा चौक के ऊपर के लोगों को तुरंत ही तत्परता का एहसास हुआ। नजरों से ओझल होने का एहसास एक परी के धरती पर उतरने जैसा है। ये कैसे संभव है? जियाओ यान और अन्य लोगों से कुछ ही दूर मां जी के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति भी ऊंची इमारत के ऊपर यूरू को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। अविश्वसनीय लग रहा था। ओ, म्यू फेंग, जो जियाओ यान के बगल में खड़ा था, वो भी काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कमजोर 3 सितारा डू-डी चोटी उससे 1 सिर ऊंची होगी। क्या ये दूसरा है? मुझे लगा कि इस बार मेरी बारी है, जियाओ यान ने भी धीमी आवाज में कहा। अप्रत्याशित रूप से उत्तराधिकारी के रूप में यूरू की स्थिति को केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ये क्या है? सैमसंग डू-डी की चोटी की ताकत भी इस दूसरे स्थान के योग्य है? क्या ये आपका ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन है या आप बूढ़े और भ्रमित हैं? चौक के ऊपर एक व्यक्ति भी चिल्लाया। जाहिर तौर पर इस तरह के मूल्यांकन से असंतुष्ट यानी सैमसंग डू-डी की चोटी की ताकत कहां से आ सकती है? ये सीट ले लो। क्या ये हो सकता है कि कोई संदिग्ध सौदा हो? चौक पर उत्साह देख रहे कुछ लोग भी उत्साह से दहाड़ रहे थे। उनमें से अधिकांश प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुक हैं। इसलिए इस बार वे उत्साह देखने आए थे। इसलिए इस बात से डरो मत कि ये कितनी बड़ी चीज है। इस समय बर्तन स्पष्ट रूप से चौक पर फट गया था, जैसे गर्म बर्तन पर चींटियां बिना रुके बात कर रही हों, युएरू की दूसरी नमी के बारे में बहस कर रही हों। युएरू ने भी अपनी आंखों से थोड़ा नीचे देखा और जब उसने जियाओ यान की दृढ़ निगाह देखी तो वो भी थोड़ा मुस्कुराई, जाहिर तौर पर अपनी आंखों में नीचे के लोगों का उपहास नहीं लिया। चौक के ऊपर के लोग अभी भी कोस रहे थे, लेकिन अचानक ऊंची इमारत के ऊपर के बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और फिर कहा, युएरू, हां, वारिस। बस कुछ ही शब्दों में बर्तन चौक पर गरज के साथ फट गया। वारिस, ये एक है वो नाम जिससे जुआनलिंग महाद्वीप पर हर कोई परिचित है। अगर किसी व्यक्ति के फार्मासिस्ट बनने की संभावना 10,000 में 1 है, तो उत्तराधिकारी बनने की संभावना 10,000 में 1 और है। ये उत्तराधिकारी बनने के लिए जरूरी कठोर परिस्थितियों को दिखाने के लिए पर्याप्त है। ये कैसे हो सकता है? ये महिला वास्तव में उत्तराधिकारी है? हे वानक्सिया और अन्य 6 ने भी एक स्वर में कहा। बूढ़े व्यक्ति के ये कहते ही पूरा चौक अचानक शांत हो गया। अनगिनत लोग ऊंची इमारत के ऊपर युएरू को अपनी आंखें चौड़ी करके घूर रहे थे, मानो वे सबसे सम्मानित व्यक्ति को देख रहे हों। वे उत्तराधिकारी के तीनों पात्रों में सोने की मात्रा के बारे में बहुत स्पष्ट है। वरिष्ठ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, आप क्यों? युएरू ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वो बस शांति से एक संप्रदाय में शामिल होना चाहती थी और फिर तब तक अभ्यास करना चाहती थी जब तक वो विरासत को स्वीकार न कर सके, और फिर विरासत को स्वीकार कर सके और फिर जियो यान की मदद करने में सक्षम हो सके। हालांकि वो नहीं जानती थी कि क्यों, यूरू अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जियो यान के पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो इतने सरल नहीं थे, जिन्हें वह अपने माथे पर विरासत के निशान से जानती थी। इसके अलावा उसके पिता की चोट को जियो यान ने ठीक कर दिया था। अब उसका परिवार उसके पिता के प्रबंधन में है और उसे भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं है। उसने पहले बहुत समय बर्बाद किया और अब वो अपनी जवानी में है और उसके पास इसे आगे बढ़ाने का समय है। अपनी खुशी, अरे, ये ठीक है। आखिरकार
इस तरह की बात भी भगवान मुझे जुआनतियान के 3 दिनों के लिए आशीर्वाद देते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी बात खत्म करने के बाद संतुष्ट होकर मुस्कुराया। मैं आपकी चिंताओं को जानता हूं। उत्तराधिकारी की पहचान प्रकट करना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जुआन के इन 3 दिनों में उत्तराधिकारी की पहचान भी लोगों द्वारा बहुत सम्मानित की जाती है और प्रत्येक उत्तराधिकारी की संख्या जुआन सान में है। सैन में केवल कुछ ही लोग हैं और हर कोई निश्चित रूप से जुआन सान सैन के ध्यान और संरक्षण में है, इसलिए आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से यूरू का मतलब गलत समझा और जल्दी से समझाया। यूरू ने यह सुनने के बाद कुछ नहीं कहा। यह वास्तव में उत्तराधिकारी है। चौक पर हंगामा विशेष रूप से अधिक लग रहा था। उपस्थित सभी लोग उत्तराधिकारी के मूल्य को जानते थे, जो कीमियागर के बराबर था। कीमियागर के पास रिश्तों का एक विशाल नेटवर्क है, जबकि उत्तराधिकारी के पास मजबूत ताकत और कुछ अनोखे साधन हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी बनना चाहते हैं तो बिना किसी अपवाद के बेहद कठोर है। ये महिला वास्तव में एक उत्तराधिकारी हो सकती है। भाई मां कहलाने वाले आदमी ने भी अपनी पुतलियां कस ली, जैसे उसे याद हो कि उसने अभी अभी दूसरों का तिरस्कार किया था, जिससे उसे पसीना आ गया। इसे मत देखो, यूरू केवल 3 सितारा डू डी की चरम शक्ति है, लेकिन एक वास्तविक लड़ाई में 4 सितारा डू डी के लोगों को भी उसे हराने में बहुत कम विश्वास है, सिर्फ इसलिए कि वो है उत्तराधिकारी। विरासत। इसलिए उत्तराधिकारी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अजीबोगरीब शारीरिक बनावट या प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। इसलिए उन्हें महाशक्तियों द्वारा चुना जाता है और उन्हें महाशक्तियों की विरासत प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हालांकि ये अवसर 55% के लिए भी खुला है, लेकिन उत्तराधिकारी के शरीर में सबसे मजबूत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कोई चीज होनी चाहिए। इसलिए जब तक वो उत्तराधिकारी है, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अपनी खुद की साधना की शक्ति के अलावा वे सबसे मजबूत की शक्ति भी उधार ले सकते हैं। अगर उन्हें सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है, तो उनकी ताकत कम से कम लड़ने वाले अमर के दर्जे की है। वो एक लड़ने वाला अमर है। ये साधारण डू जियान की नजर में चींटियों जितने छोटे हैं। इसलिए भले ही उत्तराधिकारी खुद कमजोर हों, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें भड़काने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार उनके शरीर में सबसे मजबूत की कुछ शक्ति होती है। हालांकि वे कमजोर हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए वे काफी हैं। इसलिए तथाकथित उत्तराधिकारी असाधारण प्रतिभा वाले लोग हैं और उनकी क्षमता भी शक्तिशाली और भयानक है। एक बार जब वे विरासत की शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और विरासत सफल होने के बाद उनकी ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। अगर ये सच भी कहा जाए तो ड्रैगन गेट पर मछली पकड़ना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक उत्तराधिकारी, मैं वास्तव में ये आजमाना चाहती हूं कि इस उत्तराधिकारी के पास किस तरह की शक्ति है। ये एक बहुत अच्छा प्रतिद्वंदी होना चाहिए। हे वानक्सिया ने भी खुद से कहा। उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। बिल्कुल नहीं, ये उत्तराधिकारी काफी अत्याचारी है और अब मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरह की शक्ति है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। आखिरकार हम आगे आने वाले परीक्षणों में टीम के साथी हो सकते हैं। सोंग चेंग ने भी कहा, काटो, अगर तुम डरती हो तो बस कह दो। हे वानक्सिया ने कोई स्नेह नहीं दिखाया और सीधे सोंगचेंग को तोड़ दिया। सोंगचेंग की तुलना में वो असहाय था। ऐसा नहीं था कि वो हे वानक्सिया से डरता था। परीक्षण अभी शुरू नहीं हुए थे, इसलिए इसके लिए बहुत सारे ट्रम्प कार्ड उजागर करने लायक नहीं था। लेकिन मुझे ये कहना था, उसके सामने है वानक्सिया, उसके लिए भी काफी मुश्किल है। पफ पफ। बगल में जो झूकिंग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बहन जियाक्सिया, आप उनसे बहस क्यों कर रही हैं? वे सभी बड़े आदमी हैं जिनके पास बिग 5 और 3 रफ है। झूकिंग बोलने से खुद को रोक नहीं सका। वैन यान के बगल में बैठे 4 लोगों ने भी एक दूसरे को देखा।
हालांकि ऐसा कहना सच है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने ऐसा कहा हो? हुआन झू झूकिंग वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो डरता है कि दुनिया अराजकता में न हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत परवाह नहीं की। ये सुनकर हे वानक्स्या ने भी ठंडी सांस ली, फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी और एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा। चलो नीचे चलते हैं। ये देखकर उसने भी टोकन यूरू को सौंप दिया और फिर धीरे से कहा, हां। जब यूरू ने शब्द सुने तो उसने चौक पर हजारों नजरों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने पैरों को थपथपाया और जियाओ यान के पास लौट आई और फिर जियाओ यान को देखकर मुस्कुराई। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों यूरूहे को जियाओ यान पर अंधा विश्वास है। जियाओ यान की प्रतिभा कभी भी उससे कम नहीं होगी। अगला 5वीं श्रेणी का आखिरी प्रतिभाशाली नौसिखिया है और इन 9 नौसिखियों में से पहला भी। जियो यान। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में जेड स्लिप पर नजर डाली और कहा, जेड स्लिप के ऊपर जियो यान के नाम के पीछे ये लड़के हैं। 10वें स्तर की आत्मा शक्ति। फिर वो आवाज जिसे वो देख रहा था ऊंची इमारत के ऊपर मजाक के साथ सुनाई दी। जियो यान ने जब ये शब्द सुने तो वो बहुत हैरान नहीं हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि अगर वो दूसरे स्थान पर है तो वो कमजोर नहीं है। आखिरकार एक उत्तराधिकारी के रूप में युएरू की स्थिति उसे अभिभूत करने के लिए पर्याप्त थी। बस वो ये पहला था। ये भी वही है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। चौक पर हजारों लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे जियो यान भी धीरे धीरे ऊंची इमारत की ओर चला गया। जियो यान के बगल में भाई मां नामक व्यक्ति भी जियो यान को देखकर बहुत हैरान था, जो कदम दर कदम ऊंची इमारत के स्थान की ओर बढ़ रहा था। ये किस लिए है? वो जियाओ यान वो नहीं हो सकता। भाई मां के नाम से मशहूर आदमी की आंखों के कोने भी बेतहाशा फड़क रहे थे। ये 3 लोग जिन्हें उसने अभी तक कम आंका था, असल में 5 प्रतिभाशाली नवागंतुकों में शीर्ष 3 थे। जियाओ यान ने बूढ़े सज्जन को देखा है। जियाओ यान ने भी ऊंची इमारत में आने पर बूढ़े आदमी से कहा, हाँ, वू जियांग ने जिस व्यक्ति से कहा वो तुम थे, है ना? सम्राट स्तर की आत्मा शक्ति। क्योंकि मेरे पास इतनी मजबूत आत्मा शक्ति नहीं है। मैं वास्तव में तुम युवा लोगों से ईर्ष्या करता हूं। बूढ़े आदमी ने भी जियाओ यान को देखा और धीरे से कहा, बूढ़े सज्जन ने पुरस्कार जीता है, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग है। जियाओ यान को भी बिल्कुल गर्व नहीं है। आखिरकार केवल वही जानता है कि उसने इस शक्तिशाली शक्ति और आत्मा शक्ति के तहत कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। इस साल के 5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली नौसिखिए में इतनी नमी है। क्या मात्र 3 सितारा डू शिखर इस प्रथम स्थान को जीतने के लिए पर्याप्त है? मां गे भी स्पष्ट रूप से चौंक गए और फिर कहा, ओह, आपको क्या लगता है? जियो यान ने यह भी देखा कि इस भाई के मन में सुबह सुबह उनके बारे में कुछ विचार थे। जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, चौक पर मौजूद सभी लोगों ने भी अभी अभी के सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी वे ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी के मुंह से पहले स्थान पर आने से चौंक गए। आखिरकार ये कुछ लोगों के बीच पहला स्थान था और ये हजारों लोगों के बीच नए लोगों का राजा कहलाने के लिए पर्याप्त था। इसकी ताकत भी अपरिहार्य है। ये कमजोर नहीं होगा, अन्यथा जनता को समझाना मुश्किल होगा। भाई मां के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम मार्क है, जो 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में एक बदमाश है और 5वें स्तर की प्रतिभा को भी 4थे स्तर की प्रतिभा के रूप में दर्जा दिया गया है। हजारों बदमाशों में 4थे स्तर की प्रतिभा 5वें स्तर की प्रतिभा जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उनमें से केवल 100 है। 4 सितारा प्रतिभा के रूप में दर्जा दिया जाना ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस मार्क में काफी ताकत है। जैसे ही मार्क के शब्द गिरे, उसके बगल में मौजूद लोग भी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इस तरह चौक में कई लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बदमाश राजा 3 सितारा डू डी के शिखर पर एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये जनता को कैसे आश्वस्त करता है?
5वीं श्रेणी की प्रतिभा वाले नवागंतुक यहाँ के नवागंतुक राजा होने चाहिए और उन्हें उनसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जो उन्हें आश्वस्त कर सके। युएरू उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण है, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 सितारा डू डी का शिखर भी आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार ये अफवाह है कि उत्तराधिकारी की खेती काफी कठिन है। हालांकि ये जियो यान 3 सितारा डू डी की चरम शक्ति भी है और वह उनका नया राजा भी है। चौक में कुछ लोग अनिवार्य रूप से असंतुष्ट हैं। यदि आप कहते हैं कि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि आप धोखेबाज राजा की स्थिति से ईर्ष्या करते हैं। हालांकि आप चयन प्रतियोगिता के नियमों और पुरस्कारों को नहीं जानते हैं, लेकिन समझदार नजर वाला हर कोई जानता है कि चूंकि जुआन सैंटियन ऐसा परीक्षण करेगा, इसलिए ये अनजाने में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इस धोखेबाज राजा की स्थिति के बारे में कुछ आकर्षक हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धोखेबाज राजा वर्तमान में केवल 3 सितारा डू डिश शिखर है। 3 सितारा डू सम्राट का शिखर 4 सितारा डू सम्राट से केवल एक पतली रेखा दूर लगता है, लेकिन एक 4 सितारा डू सम्राट के रूप में वो ये भी समझता है कि ये एक छोटा स्तर लगता है, लेकिन ये बहुत अलग है। इसलिए मार्क ने एक नवागंतुक जियाओ यान का सामना करने की हिम्मत की। राजा की स्थिति पर सवाल उठाया गया। हालांकि चौक पर कई लोगों के पास 4 सितारा डू डी की ताकत है, फिर भी कई लोग हैं जो उकसाने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन इस मार्क ने ऐसा नहीं सोचा। अभी अभी उसने रूकी राजा को बुरी नीयत से देखा और रूकी राजा ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो इतना साहसी हो गया कि वो जल्दी उठने वाला बन गया। क्योंकि ये मार्क भी जानता है कि भले ही ये शॉर्ट हिट हो, लेकिन वो 4 सितारा डू सम्राट भी है और उसके पास इस रूकी राजा से लड़ने की शक्ति है जो इस 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है। और एक बार जब ये जल्दी उठने वाला सफल हो जाता है, तो नए राजा की उपाधि भी उसकी अपनी होती है। जब दूसरों की चुनौतियों का सामना करने का समय आता है, तो आप बंद दरवाजों के पीछे रह सकते हैं। ये नए राजा के रूप में उसकी स्थिति की गारंटी दे सकता है। बस इसके बारे में सोचते हुए मार्क को लगा कि ये भगवान द्वारा उसे दिया गया एक अवसर है और उसे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 सितारा डू डी की चोटी की ताकत फिर से क्यों है? झू झूकिंग ने भी थोड़ा भौहें सिकोड़ी और फिर हैरान होकर पूछा। इस व्यक्ति के पास बेहद शक्तिशाली ताकत लगती है। हे वानक्सिया ने भी खुद से कहा, क्योंकि उसके हाथ में लंबे चाबुक से भी भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जियाओ यान से डर रहा था। हालांकि हे वानक्सिया उग्र है, फिर भी लड़की के चेहरे पर एक विचारशील भाव है, इसलिए उसने भी गहराई से सोचा। धीरे धीरे हानिरहित मुस्कान बिखेरती ऊंची इमारत को देखते हुए हे वानक्सिया को उस मुस्कान के नीचे से खतरे की एक बेहद मजबूत आभा की गंध आ रही थी। ये जियाओ यान आसान नहीं है। हे वानक्सिया भी हंसी, फिर उसकी आंखें थोड़ी हिली और उसने अपने बगल में खड़े 4 आदमियों से कहा, चारों, क्या तुम सभी नए राजा की उपाधि चाहते हो? जियो यान, जो 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है, 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में आप लोगों के जीतने की बहुत अधिक संभावना है। हे मिस हे गंभीर है। नए राजा का खिताब स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली द्वारा अर्जित किया जाता है। हालांकि ये जियो यान केवल 3 सितारा डू डी की चरम शक्ति है, इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, सोंग चेंग ने भी कहा। यह सुनकर अन्य 3 ने भी अपना सिर हिलाया। वे सभी 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में हैं। जब अकेले लड़ने की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। यहां तक कि जिस महिला को उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त है, वो केवल दूसरे स्थान पर रह सकती है। जियो यान पहले स्थान पर रह सकता है और नए राजा का खिताब जीत सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके पास उत्तराधिकारी की तुलना में अधिक मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षण से पहले परीक्षण में आधा बिंदु नमी होना असंभव है। ये 9 सुपर संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से देखरेख की जाती है, इसलिए कोई भी पानी छोड़ने की हिम्मत नहीं करता है।
ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कैसे? ये निशान शुरुआती दिनों में 4 सितारा डू डी की ताकत है। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने भी जेड पर्ची को हटा दिया। जाहिर है उसने भी जानबूझकर जियो यान के पीछे 10वें स्तर की आत्मा के छोटे शब्दों को नहीं पढ़ा। आखिरकार वो भी बहुत है, मैं देखना चाहता हूं कि ये शक्तिशाली आत्मा शक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। छोटा विचार। जियो यान ने भी उदासीनता से जवाब दिया। जाहिर है कि उसने मार्क को अपनी नजर में 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण से नहीं लिया। ये कैसा है? क्या तथाकथित धोखेबाज राजा सिर्फ एक आदमी है जो अपना सिर छिपाता है और अपनी पूंछ दिखाता है? मार्क ने फिर भी जोर दिया, चुप रहो, बकवास मत करो। यूरू, जो किनारे पर खड़ी थी, खुद को रोक नहीं पाई, फिर खड़ी हुई और मार्क दाई की आंखों में गुस्से से बोली, उसके बारे में बुरा मत बोलो। यूरू भी प्रतिशोधी आभा से भरी हुई थी और फिर कदम दर कदम मार्क की ओर बढ़ी। ये चौक पर गुलजार भीड़ भी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर जोर से हंसने लगी। हाँ, ये नौसिखिया राजा वास्तव में एक महिला द्वारा संरक्षित है जो हंसते हंसते मर रही है। तुम घर जाकर अपनी मां को क्यों नहीं ढूंढते? चौक के ऊपर खड़े लोग भी हंस पड़े। हाँ, जियाओ यान, क्या तुमने सुना? क्या तुम एक महिला के संरक्षण में नए राजा की उपाधि प्राप्त करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर चले जाना चाहिए। मार्क भी जोर से हंसा। जब यूएरू हमला करने ही वाला था, ऊंची इमारत के ऊपर जियो यान ने भी कहा, क्या तुम सिर्फ मुझे चुनौती नहीं देना चाहते? मैं सहमत हूं। तुम्हें ये छोटी मोटी तरकीबें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी स्वीकार करो, तुम्हारी चुनौती सिर्फ कुछ सेकंड बर्बाद करने की बात है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मैंने थोड़ी देर के लिए सावधानी से अपनी जीभ काट ली। मार्क ने गुस्से में कहा। यूरू, जो बगल में थी, उसने भी शब्द सुनते ही पीछे हट गई। हालांकि इस समय मार्क ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसने परीक्षण के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने स्तर से ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती दे सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष सहमत हों। और जब तक चुनौती सफल होती है, नए राजा का खिताब भी तुम्हारा ही होगा। और फिर मार्क ने यह सोचा और फिर वो भी हंसा। वो जियो यान को इस तरह भड़काना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि जियो यान सहमत नहीं होगा। स्थिति के मामले में वे चुपचाप बैठे रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। सौभाग्य से ये बच्चा अभी भी आवेगी है। अब तुम्हारा मौका है, नौसिखिए राजा। मार्क की आंखें लालच से भर गई। सर, प्रतियोगिता के नियम क्या है? जियाओ यान ने भी अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी से पूछा। बस मरना मत। बूढ़े आदमी ने भी धीरे से कहा। मार्क, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। जियाओ यान ने भी चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान के साथ मार्क को देखा। ये एक रहस्य है। मार्क ने भी ठंडी सांस ली। जाहिर तौर पर जियो यान की मुस्कान को अपनी आंखों में नहीं लिया। सफलता, ये जियो यान वास्तव में मूर्ख है। मार्क ने भी मन ही मन कहा। जियो यान को वुजियांग ले जाया गया क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए उसे इन नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन मार्क बहुत स्पष्ट था। हालांकि मार्क ये भी जानता था कि जियो यान को एक नवागंतुक राजा माना जा सकता है और निश्चित रूप से उसके पास अपनी खूबियां थी, लेकिन वह भी एक संयोग था। आखिरकार 3 सितारा डू डी के शिखर और 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण के बीच के अंतर ने उसे पर्याप्त आत्मविश्वास दिया। इसके अलावा, जब तक दोनों पक्ष इस तरह की चुनौती के लिए सहमत होते हैं, भले ही वो जियो यान को हरा दे और नए राजा का खिताब जीत ले, ये अभी भी नियमों के भीतर है। इसलिए मार्क ने देखा कि जियो यान न केवल पीछे हट गया, बल्कि चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसकी मुस्कान भी एक उज्जवल मुस्कान थी। मार्क ने नौसिखिया वांग शियाओयान को चुनौती दी। जब तक बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्लिक करें। हत्यारे को न जाने दें। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े व्यक्ति ने भी
धीरे से अपना मुंह खोला और फिर उसकी नींद भरी आंखें धीरे धीरे खुली। मार्क ने शियाओ यान को देखा और उसने पहले ही अपने दिल में एक निर्णय ले लिया था। थोड़ी देर बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो वज्र की शक्ति से उसे हराने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग करेगा, ताकि शियाओ यान को पता चल सके कि ये नया राजा इतना सहज नहीं है। जाहिर है, ये मार्ग भी एक कमजोर परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए वो एक युवा गुरु की तरह था और उसे नहीं लगता था कि शियाओ यान के पास जीतने का कोई मौका होगा। बहुत बकवास है, क्योंकि ये मामला है, तो चलो लड़ते हैं। शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया और फिर धीरे धीरे ऊंची इमारत से चौक की ओर तैर गया। जब चौक पर मौजूद सभी लोगों ने यह देखा, तो हालांकि चेहरे पर वीचैट के साथ नवागंतुक वांग शियाओयान के चेहरे पर कोई प्रतिशोध की भावना नहीं थी, लेकिन इस स्थिति ने सभी की पीठ को ठंडा कर दिया और नवागंतुक वांग के संदेश से उनके शरीर पर उन्हें स्पष्ट रूप से एक जानलेवा आभा महसूस हुई, जो केवल उन लोगों के पास हो सकती है जिन्होंने पूरे साल जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया है। उस तरह की जानलेवा आभा बिना किसी निशान के गायब हो जाती है, और ये केवल उन लोगों के पास हो सकती है जिन्होंने पूरे साल बाहर जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया है। ये अफसोस की बात है, आखिरकार 3 सितारा डॉडी का शिखर केवल 3 सितारा डॉडी का शिखर है। मार्क ने जाहिर तौर पर शियाओ यान में भी अदृश्य जानलेवा आभा की खोज की, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया। फिर वे सभी सचेत रूप से पीछे हट गए, दोनों के लिए लड़ने के लिए 100 मीटर का घेरा अलग कर दिया। डू डी पावर हाउस के बीच टकराव, वे भी स्पष्ट है। ये भयंकर और असाधारण होना चाहिए। ये जियाओ यान सरल नहीं है, इसके शरीर से प्रतिशोध का कोई निशान नहीं है, लेकिन इसके शरीर पर हत्या का इरादा असाधारण रूप से गरिमापूर्ण है। यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जिसे वो पूरे साल बाहर जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि ये जियाओ यान या तो बेकार है, या अगर वह है बहुत चालाक दुश्मन, वानक्सिया ने भी अपने जेड हाथ में भव्य लंबा चाबुक पकड़ रखा था और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ यान को घूर रही थी। हे वानक्सिया जुझारू है, लेकिन वो दूसरे परिवार के बेटों और भाइयों की तरह अलग थलग नहीं है। बढ़िया कपड़े और जेड भोजन का जीवन जी रही है। वो एक ऐसी व्यक्ति भी है जिसने पूरे साल बाहर जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया है। स्वाभाविक रूप से वो जानती है कि हत्या जैसी चीजें नकली नहीं हो सकती। मार्क स्पष्ट रूप से एक सज्जन गांव का सज्जन व्यक्ति है, और दोनों के बीच टकराव केवल एक तरफ नरसंहार में बदल जाएगा। जैसे ही है वानक्सिया ने बोलना समाप्त किया, 5 नए लोगों के शिष्य, जिन्हें 5वीं श्रेणी की प्रतिभा माना गया था, उन्होंने भी अपनी पुतलियां सिकोड़ ली और भौहें सिकोड़ ली। जाहिर तौर पर इस जियाओ यान से बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि जियाओ यान 10 चालों में मार्ग को हल कर सकता है? सोंग चेंग ने भी पूछा। जाहिर है, उनमें से कई का मूल्यांकन 5वीं श्रेणी की प्रतिभा वाले नवागंतुकों के रूप में किया जा सकता है। हालांकि प्रतिभा और ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी दृष्टि को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 10 चालें बहुत है। मेरी राय में 8 चालें पर्याप्त है। झूठ झूकिंग भी मुस्कुराया। लंबे समय से उसकी नजर में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं आया था। आज रूकीज के राजा का आपका खिताब बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मार्क ने जियाओ यान को घूरते हुए एक एक शब्द कहा। किसी कारण से मार्क को वास्तव में अपने सामने जियो यान से डर का एक रंग महसूस हुआ, लेकिन इस समय उसे इसकी परवाह भी थी। इतना नहीं, केवल अन्य विचारों को दबा सकता है। हालांकि मैं आपकी चुनौती से सहमत था, क्योंकि ये एक चुनौती है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, अन्यथा चुनौती स्वयं अनुचित है। मेरे पास कोई भाग्य नहीं है, जियो यान और मार्क ने गोलाकार युद्ध चक्र में कहा। ओ, आप किस तरह की किस्मत चाहते हैं? मार्क ने धीरे से कहा। 10 मिलियन। जियो यान ने एक उंगली फैलाई और ठंडे स्वर में कहा। तुम? मार्क ने भी गुस्से में कहा।
जियो यान ने वास्तव में क्या किया, और अब उसने इसे फिर से किया है। 10 मिलियन चक्कर, इसलिए उसके पास भी नहीं था। मेरे पास 10 मिलियन नहीं है, लेकिन मेरे पास सम्राट स्तर की एक औषधीय गोली है। इस बार इस गोली को दाव के रूप में लेने के बारे में क्या ख्याल है? मार्क भी बेहद अधीर लग रहा था और उसने जियो यान की दिनचर्या के अनुसार बार बार कहा, ओ, कौन सी गोली? जियो यान भी उत्सुक था। सहायक दवा की गोली, फेंगजी गोली। उपयोगकर्ता अपनी गति में बहुत सुधार कर सकता है। मार्क ने भी धीरे से कहा, आप कैसे कहते हैं? क्या आप अभी भी लड़ रहे हैं? मार्क ने भी थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी ईमानदारी दिखाते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से अपनी ईमानदारी दिखाऊंगा। एक चाल, अगर आप मेरी चाल पकड़ सकते हैं तो जियो यान, धोखेबाज राजा का खिताब उसे सौंप दे। जियो यान की आवाज भी चौक के ऊपर धीरे धीरे सुनाई दी। चौक के ऊपर अचानक सन्नाटा छा गया। ये जियाओ यान, ये बहुत जंगली होना चाहिए। 3 सितारा डू डी की चरम शक्ति, एक चाल तो दूर, 10 चालें भी 4 सितारा डू डी की शक्ति को नहीं संभाल सकती। क्या ये जियाओ यान मार्ग द्वारा मूर्ख बनाया गया है? चौक में कुछ लोगों ने खुद से सोचा, ये नौसिखिया राजा वास्तव में पागल है। सोंग चेंग ने भी खुद से कहा, पागल होने का आधार अपनी खुद की ताकत पर पर्याप्त आत्मविश्वास है। हे वानक्सिया ने भी चौक पर जियाओ यान को अपनी आंखों से देखा। यूरू और म्यू फेंग ने शब्द सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों मानते थे कि जियाओ यान निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं है। शर्मिंदा मत हो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे एक चाल में कैसे हरा देते हो। मार्क इस बार गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि सीधे सीधे कहा। जैसे ही आवाज गिरी, मार्क के शरीर से भारी नाराजगी भी निकल पड़ी। 4 सितारा डू डी की ताकत शुरुआती चरण में निस्संदेह प्रकट होती है। फिर, हालांकि मार्क घमंडी था, वो भी चिंतित था कि जियो यान के पास वास्तव में कुछ अजीब चालें थी। इसलिए विशाल लड़ाकू क्यूई उसके सामने एक शक्तिशाली लड़ाकू क्यूई प्रकाश ढाल में इकट्ठा हो गई, जो उसकी रक्षा कर रही थी। जब तक आप जियो यान के वार को थामे रखेंगे, तब तक इस नवागंतुक राजा का खिताब आपका है। चौक के ऊपर हजारों लोगों की आंखें जियो यान और मार्क के युद्ध चक्र पर केंद्रित थी। जियो यान, जिसकी आंखें मूल रूप से बंद थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो अभी भी मार्क से 100 मीटर दूर था। अगले ही पल वो एक शूटिंग स्टार की तरह तेजी से मार्क के बगल में दिखाई दिया और फिर उसे देखकर मुस्कुराया। मार्क के शरीर पर एक हथेली रखी। जब जियो यान उसके बगल में दिखाई दिया तो मार्क ने अपना सिर डूबता हुआ महसूस किया और फिर डू क्यूई के नियंत्रण में कुछ अशांति हुई, जिससे उसे बचाने वाले डू क्यूई प्रकाश ढाल में थोड़ा विचलन हुआ। जियाओ यान ने एक साधारण सी हथेली थपथपाई और मार्क के शरीर पर लगी डू क्यूई लाइट शील्ड भी धमाके के साथ टूट गई। फिर मार्क के मुंह से खून बहने लगा और वो सैकड़ों मीटर की दूरी पर पीछे की ओर गिर गया और कोमा में चला गया। दर्शक चुप थे, जानलेवा सन्नाटा। ये कैसे संभव है? उपस्थित लोगों ने भी कहा। जियाओ यान के हमले के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और शांति से चौक पर खड़ा हो गया। तुम मार्क के साथियों में से एक ने गुस्से में कहा और फिर देखा कि मार्क के आसपास के लोग भी गिर गए और तितर बितर हो गए। आखिरकार मार्क भी इतनी बुरी तरह घायल हो गया था। चिंता मत करो, वो अभी मर नहीं सकता। जियाओ यान ने भी इधर उधर देखा और हल्के से कहा। इस समय चौक भी चुप था, क्योंकि उन्हें पहले नए राजा को कम आंका गया था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नए राजा के तरीके इतने क्रूर होंगे। चौक पर मौजूद सभी लोग मार्क को देख रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल था और मर रहा था, और नए आने वाले राजा, जो मुस्कुरा रहे थे जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वे सभी ये जानते थे, कोई भी इस नए राजा को भड़काने की हिम्मत नहीं करता।
मार्क आखिरी चेतावनी है। बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार डालो। इस बच्चे की आत्मा शक्ति बहुत भयानक है। बूढ़ा आदमी भी धीरे से बोला। जियाओ यान के शॉट से लेकर अंत तक बस कुछ सांसों का समय था। चौक पर मौजूद भीड़ ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मार्क, जिसने धोखेबाज राजा को उकसाया था, खून की उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। सभी की नजर में यह मूल रूप से एक अच्छी तरह से मेल खाने वाली लड़ाई थी और ये एकतरफा नरसंहार में बदल गई। इसके अलावा चौक पर मौजूद कुछ कमजोर लोग भी इसे देख सकते थे। अगर नवागंतुक वांग जियाओयान अंत में नहीं रुकता तो मार्क के पास केवल एक ही अंत होता। मौके पर ही हार गए। हालांकि ये मार्क घमंडी है, लेकिन वो 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में एक असली पावर हाउस भी है और ये बदमाश राजा केवल 3 सितारा डू डी के शिखर की ताकत लगता है। बस कुछ ही सांसों में एक चाल ने मार्क को तुरंत मार डाला, जो 4 सितारा डू सम्राट के शुरुआती चरण में था। चौक में कुछ लोग जो मार्क के समान विचार रखते थे, वे भी मन ही मन आभारी थे। सौभाग्य से वे पहले मजबूत नहीं थे, अन्यथा वे समाप्त नहीं होते। इस निशान से कहीं बेहतर। लेकिन अब सभी जानते हैं कि भले ही इस कमजोर दिखने वाले बदमाश राजा के पास केवल 3 सितारा डू डी के शिखर की ताकत हो, लेकिन इस समय कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। ये एक साधारण लड़ाई लगती है, लेकिन जो सबसे गहराई से महसूस करता है वो 6 नए लोग होने चाहिए, जो 5वीं श्रेणी की प्रतिभा भी है। ये कैसे संभव है? झू झूकिंग अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका और उसके जेड हाथ ने उसके होठों को थोड़ा ढक लिया ताकि आश्चर्य की आवाज न निकले। ये नौसिखिया राजा काफी अद्भुत है, हे वानक्स्या ने भी खुद से कहा, लेकिन उसके हाथ में लंबे चाबुक से भी युद्ध जैसी आभा निकल रही थी। चिंता मत करो, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक दिन होगा। हे वानक्स्या ने अपने हाथ में लंबे चाबुक को सहलाया और लंबे चाबुक में आत्मा लग गई और वो फिर से शांत हो गई। हालांकि इस नौसिखिया राजा की ताकत केवल 3 सितारा डू डी की चोटी है, लेकिन असली लड़ाकू शक्ति भी भयानक रूप से मजबूत है। सोंग चेंग ने भी धीरे से बात की। सोंग चेंग की गणना के अनुसार भले ही 4 स्टार डू सम्राट के मध्य चरण में उसकी ताकत 4 स्टार डू सम्राट के शुरुआती चरण में मार्क लाई से निपट सकती है, लेकिन दुश्मन को हराने में 10 चालें लगेंगी। इस जियाओ यान ने सैमसंग डू डी की चोटी की ताकत के साथ एक ही चाल में मार्क को हरा दिया। और भले ही उसने हार कहा हो, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक त्वरित मार थी। उन दोनों के बीच लड़ाई बहुत तेज थी और यह शुरुआत में ही लगभग खत्म हो गई थी। शुरुआत से लेकर अंत तक वो केवल मार्क को डू क्यूई से खुद को ढकते हुए देख सकता था और फिर जियाओ यान ने हमला किया। विजेता का फैसला कुछ ही सांसों में हो गया। जियाओ यान को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मार्क थोड़ा दुखी था। उसका पूरा शरीर अलग अलग डिग्री तक जल गया और फिर उसकी छाती पर एक प्रमुख हथेली का निशान दिखाई दिया और उसके मुंह के कोने पर खून भी धीरे धीरे गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में चला गया। उसे कोई संदेह नहीं था कि अगर जियाओ यान ने दया नहीं दिखाई होती तो ये मार्क मौके पर ही सीधे क्षतिग्रस्त हो जाता। भाई यी तियान, जियाओ यान की तुलना आपसे कर रहा हूं। सोंग चेंग भी यी तियानदाओं का सामना कर रहा था। ये कहना मुश्किल है, तुम्हें पता है, तुम अकेले इस झटके से बहुत कुछ नहीं बता सकते, लेकिन यी तियान भी बोलने में हिचकिचा रहा था। सोंग चेंग ने भी शब्द सुनकर सिर हिलाया और फिर यी तियान की अनुवर्ती बात सुनी और जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? ये जियाओ यान बहुत शक्तिशाली है। आत्मा की शक्ति कम से कम हम में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली है। यी तियान की आंखों में विद्रोही भाव दिखा, जियाओ यान को घूरते हुए, और शब्द दर शब्द बोला, ये कैसे हो सकता है? यी तियान, तुम एक सम्राट जैसी आत्मा शक्ति हो। अगर तुम्हारी आत्मा शक्ति तुमसे अधिक मजबूत है। ली शिन ने कहा। ली शिन इस यी तियान व्यक्ति की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वे भी 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में थे,
लेकिन जब यी तियांग की आत्मा शक्ति का परीक्षण किया गया तो ये स्तर 9 के करीब था। यह कहा जा सकता है कि इन 6 में से ताकत के मामले में ये यी तियान निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान पा सकता है। ताकत है, असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है। यदि आप असंतुष्ट हैं तो कड़ी मेहनत करें और भविष्य में इसे हरा दें। यी तियान ने यह भी कहा। जब सोंग चेंग ने ये शब्द सुने तो वो प्रसन्नता से मुस्कुराया। ये यी तियान, जैसा कि अफवाह थी, शक्तिशाली का सम्मान करता है। ली शिन भी सहमति में मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। ऐसा लगता है कि नए राजा की उपाधि अच्छी तरह से योग्य है। अगला कदम परीक्षणों की शुरुआत का इंतजार करना है। लुओ मिंग ने भी कहा। चारों ओर खामोश चौक को देखते हुए जियाओ यान भी शांति से यूरू और अन्य लोगों के पास लौट आया। जब यूरू ने यह देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। वो बस जियाओ यान के करीब आ गई। बगल में मु फेंग अलग था। मैं नहीं बता सकता, तुम इस बार नए राजा हो। क्या तुमने भी इसे छिपाया नहीं? जियाओ यान भी हंसा और मु फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी जियाओ यान घमंडी लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसे दुश्मन को हराने के लिए एक चाल कहने का पूरा भरोसा था। और अभी की लड़ाई सरल लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मार्ग भी 4 सितारा डू सम्राट प्रारंभिक चरण की ताकत है। मार्ग की पसंद शुरुआत में सही थी। इसने अपने स्वयं के डू क्यूई को अपने शरीर पर एक डू क्यूई प्रकाश ढाल बनाने के लिए उत्तेजित किया, जिसने जियो यान की ताकत को बहुत कमजोर कर दिया। हमला, ताकि उसे जियो यान के हमले का विरोध करने का मौका मिले। लेकिन जो उसने उम्मीद नहीं की थी वो ये है कि जियो यान का हमला उसके डू क्यूई प्रकाश ढाल को भेदता हुआ प्रतीत हुआ और मार्ग के शरीर पर सीधे और क्रूर तरीके से हमला किया। भले ही ये एक डू सम्राट पावर हाउस हो, लेकिन हर किसी के पास जियो यान की तरह शक्तिशाली आत्मा शक्ति और शारीरिक शक्ति नहीं होती है। अधिकांश डू सम्राट पावर हाउस में डू क्यूई महाद्वीप पर डू सम्राट के समान ही शारीरिक शक्ति होती है। आत्मा की शक्ति के मामले में उनमें से अधिकांश केवल स्वर्गीय क्षेत्र में या उससे भी कम है। दुर्भाग्य से ये मार्ग उनमें से एक था जिस समय जियो यान ने हमला किया। शरीर में आत्मा क्षेत्र की विशाल आत्मा शक्ति तुरंत फट गई और फिर शांत हो गई। मार्ग के सिर पर हुआंग क्वांटियन के क्रोध का एक नोट, जाओ। और फिर ये आत्मा का हमला सबसे घातक है। मार्ग के छोटे से आत्मा क्षेत्र पर जियो यान ने हमला किया और फिर मार्ग की आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गई। शरीर में लड़ने वाली क्यूई बहना बंद हो गई और शरीर की सतह को कवर करने वाली लड़ाई वाली क्यूई लाइट शील्ड मार्ग के नियंत्रण के बिना किसी मालिक की तरह नहीं थी। चीजें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वे जियो यान के हमले को रोक नहीं सकी। इस समय जियो यान की प्रतिशोधी ऊर्जा ने उसकी हथेली को ढक दिया और मार्ग के शरीर पर जोरदार थप्पड़ मारे। भयानक लपटें चिलचिलाती गर्मी के साथ मिल गई थी, जिसने मार्ग के शरीर को अलग अलग डिग्री तक जला दिया। और जियाओ यान की हथेली का हमला केवल थप्पड़ था, बिना किसी लड़ाई कौशल का उपयोग किए। आखिरकार जियाओ यान भी चिंतित था। हालांकि मार्ग एक 4 सितारा लड़ाकू सम्राट था की ताकत, लेकिन एक उच्च रैंकिंग वाला बेटा अगर गलती से मारा गया तो शुरुआत से अंत तक जियाओ यान ने केवल एक चाल का इस्तेमाल किया, फिर हुआंग क्वान तियानवू पर जाए। और अंत में अगर जियाओ यान ने मार्ग के शरीर पर अपनी हथेली रखते समय अपनी अधिकांश शक्ति वापस नहीं ली होती तो मार्ग का वर्तमान अंत इतना सुखद नहीं होता। अगला, मैं इस परीक्षण के नियमों की घोषणा करने जा रहा हूं। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़ा आदमी भी बात कर रहा था।